बेहतर से बेहतर तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें भी जो होती हैं वो तूफानों का रुख मोड़ देती हैं। हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती हैं। अपने पंखों पर, अपनी मेहनत पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। मेरे लाल, मेरे लाली, सभी से मैं यही गुजारिश करूँगा, यही मैं कहूँगा कि हर परिश्रम करने वाला व्यक्ति परिश्रम करे और उससे आज जितना परिश्रम किया है कल उससे ज़्यादा करने की कोशिश करे। अगर कल उससे ज़्यादा वो परिश्रम करेगा तो ज़रूर एक दिन उसको सफलता मिलने वाली है। आज हम बात करेंगे भाग 3 पर। भाग 3 में आज हम चर्चा करेंगे मौलिक अधिकारों पर। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से हर परीक्षाओं में, चाहे वो हवलदार लेवल का हो, चाहे यूपीएससी लेवल का हो, कहीं ना कहीं से हर पेपर, हर एग्ज़ाम में मिलने वाला है ये। आइए हम बात करते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार है क्या? मौलिक अधिकार जो है वो अधिकार है जो व्यक्तियों की भलाई के लिए आवश्यक है और उन्हें नैतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से विकसित करने में मदद करता है। बस इतना जान लीजिए कि नैतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से विकसित करने में उनकी ये मदद करता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में किया गया है। मौलिक अधिकार भारत के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के दिए जाते हैं। भारत में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं ये बिना किसी भेदभाव के दिए गए हैं। ये अधिकार प्रकृति में न्याय संगत हैं और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में कोई भी व्यक्ति सीधे हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है या फिर सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है। ठीक है, ये कोर्ट द्वारा लागू कराए जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों से संबंधित संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस बात को नोट कर लेना। मैं जितना बोलता जा रहा हूँ कापी पेन लेके बैठिए, नोट करते हुए चलिए, जिससे आपको बाद में कोई परेशानी ना हो। भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, 3 में निहित मौलिक अधिकार भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत बुनियाद, अर्थात भारतीय संविधान इसकी गारंटी लेता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, इसकी गारंटी लेता है भारतीय संविधान मौलिक अधिकार की। बाद में 1978 में 44वां संविधान संशोधन होता है। उसके द्वारा संपत्ति का जो अधिकार है अनुच्छेद 31 में वर्णित था, उसको हटा दिया जाता है यहाँ से और हटा करके भाग 12 में सम्मिलित कर दिया जाता है और अनुच्छेद जो है वो 301 के तहत इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया जाता है। 6 मौलिक अधिकार हैं जिनमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार और संस्कृत और शैक्षिक अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। अब हम बात करेंगे अपने आर्टिकल 12 पर। आर्टिकल 12 जो है ये अनुच्छेद राज्य शब्द को परिभाषित करता है। इस बात का ध्यान रखना, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 अर्थात मौलिक अधिकारों में किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य शब्द में सरकार और भारत की संसद, सरकार और राज्यों की विधायिका, भारतीय क्षेत्र के भीतर सभी स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था जिसमें उसने कहा था कि जो निजी और सरकारी संगठन हैं इनके अधीन जो एजेंसियां काम कर रही हैं वो भी राज्य के अधीन आएंगी, राज्य ही समझी जाएंगी। ठीक है, राज्य के ही अंतर्गत आएंगी। अभी हाल फिलहाल 2018-19 की बात करते हैं तो बीसीसीआई को भी राज्य में शामिल कर दिया गया है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 13 की। आर्टिकल 13 क्या कहता है? इस अनुच्छेद के तहत ऐसे कानून जो किसी मूल अधिकार के साथ असंगत या अपमानजनक हैं उन्हें शून्य या असंवैधानिक घोषित किया जाता है। अर्थात आर्टिकल 13 में सीधा सीधा एक मोटी हेडिंग डाल के लिख दीजिए कि मूल अधिकारों से असंगत विधियां। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें जो मूल अधिकारों को जो कानून बनता है, यदि वो मूल अधिकार का हनन करता है वो कानून, तो वो क्या होगा
या तो कानून समाप्त कर दिया जाएगा, या फिर इसी में एक सिद्धांत आता है आच्छादन का सिद्धांत। इसमें कहा जाता है कि मूल अधिकारों से असंगत जो विधियां होंगी उसको निकाल दिया जाएगा, ठीक है, बाकी वैसे रहने दिया जाएगा, तो या तो छांट दिया जाएगा। अनुच्छेद 14 से 18 की बात करेंगे जो समानता के अधिकार से संबंधित है। समानता का अधिकार जो दिया गया है वो 14 से 18 में दिया गया है। 14 में दिया गया है विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। काफी इंपॉर्टेंट है, बढ़िया है, आइए पढ़ते हैं। अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य के लिए यह दायित्व है कि वो कानून के समक्ष किसी भी व्यक्ति की समानता या भारत क्षेत्र के भीतर कानूनों के समान संरक्षण से इनकार न करे। ये दायित्व है किसका? राज्य का। कानूनों के समान समक्ष जो समानता की अवधारणा है ये कहाँ से ली गई? तो अंग्रेजी संविधान से ली गई है। कानूनों का जो समान संरक्षण है इसकी अवधारणा अभी हम बात करेंगे आगे समान संरक्षण पर, तो इसकी भी अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो इसकी अवधारणा अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, ठीक है, या ली गई है। विधि के समक्ष समानता की संकल्पना ब्रिटिश संविधान से ली गई है, इस बात को नोट कर लेना, जो कि एक नकारात्मक अवधारणा है, ठीक है। विधि के समक्ष समानता से तात्पर्य क्या है हम उसको भी देख लेते हैं। किसी भी व्यक्ति को जन्म, मत आदि के आधार पर कोई विशेष अधिकार नहीं दिए जाएंगे। सभी वर्ग समान रूप से सामान्य विधि के अधीन और सामान्य न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत होंगे। कोई भी व्यक्ति चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे उच्च जाति का हो, चाहे नीच जाति का हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे गैर अधिकारी हो, कानून से ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं होगा। सबसे ऊपर सर्वोपरि भारत में किसको माना गया है? तो कानून के शासन को ही भारत में सर्वोपरि माना गया है। इस बात का ध्यान रखना, कानून से ऊपर यहाँ पे कोई नहीं है फिलहाल। अब कानून से ऊपर क्यों नहीं है? क्योंकि अनुच्छेद 14 सभी को समानता का अधिकार देता है। सभी को जो विधियों की समानता दी गई है अनुच्छेद 14 के भीतर दी गई है कि सभी के लिए विधियां समान होगी, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो। विधि का समान संरक्षण की जो संकल्पना है ये कहाँ से ली गई है? तो ये अमेरिका के संविधान से ली गई है, जो एक सकारात्मक अवधारणा है। विधि के समक्ष जो संरक्षण से तात्पर्य है समान लोगों में विधि समान होगी और सामान्य रूप से प्रशासित की जाएगी, अर्थात समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, ठीक है। समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, इसमें भेदभाव किया जा रहा है। अनुच्छेद 14 में दो चीज दिया है, विधियों का समान संरक्षण और विधि की समता, दोनों पे ध्यान रखना, ठीक है। समान परिस्थिति में रहने वाले लोग जो हैं साथ जो समान परिस्थिति में रहते हैं उनके साथ समान व्यवहार किया जाएगा, इस बात की चर्चा की गई है यहाँ पे। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 15 की। बढ़िया अनुच्छेद है आर्टिकल 15। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान पर विभेद का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य अपने किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, लिंग, नस्ल, जन्म स्थान इनमें से किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 15(2) की हम बात करेंगे तो इसमें कहा गया है कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी आधार पर, जैसे दुकानों पे जाना, सार्वजनिक भोजनालय हो गया, होटल हो गए, और सार्वजनिक जो क्रीड़ा क्षेत्र, मनोरंजन के क्षेत्र होते हैं वहां पे इनका प्रवेश इस आधार पर वर्जित नहीं किया जाएगा। और 15(2) खागर की बात करते हैं तो यहाँ सीधा सीधा कहा गया पूर्णता या अंशतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित जो कुएं होते हैं जिससे पानी भरा जाता है, कुआं, तालाब, स्नान घाट, सड़क, सार्वजनिक समागम के स्थान का उपयोग के संबंध में किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 15(3) की बात करते हैं तो इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य के स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं की जाएगी, ठीक है। यहाँ पे स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष उपबंध निवारित करने की जो बात की गई है आर्टिकल 15(3) में की गई है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे 15(3) की जो बात है किसी से निवारित नहीं की जाएगी। लेकिन यहाँ पे हम हर विद्यालय में यही कहेंगे कि नैतिक शिक्षा का एक चैप्टर होता है, वहाँ पे नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि नैतिक शिक्षा के अभाव में ये जो इनको मिल रहा है सरकार की तरफ से, इसका दुरुपयोग भी होने लगा है। तो इसीलिए नैतिक शिक्षा बहुत जरूरी है। आर्टिकल 15(4) की बात करते हैं। 15(4) में कहा गया, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों को किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगा। सीधा सीधा किस अनुच्छेद में? 15(4) की बात की जाती है। 15(5) की बात करते हैं तो यहाँ पे 93वां संविधान संशोधन 2005 होता है। अनुच्छेद 15 सिर्फ सरकारी या सरकार से द्वारा फंडित संस्था पर भेदभाव के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। इस कमी को दूर करने के लिए प्राइवेट शैक्षिक संस्थानों में भी SC/ST आरक्षण सीटों का प्रावधान किया गया है। आरक्षण का सिद्धांत जो आया है वो 15(5) से निकल के आया है, और इसी के तहत क्रीमी लेयर का भी सिद्धांत निकल करके आया है। तो आरक्षण का सिद्धांत, अगर आरक्षण के बारे में बात की जाती है तो कहाँ से आ रहा है? 15(5) से। ठीक है, तो आज इतना ही। कल के वीडियो में हम आगे अनुच्छेद 16 से स्टार्ट करेंगे, और जहाँ तक जाएगा 15 से 20 मिनट, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 12-14 मिनट का मैं वीडियो बना रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं, कि आप लोग बोर ना हो और पढ़ाई भी धीरे धीरे चलती रहे। इसको पढ़ेंगे ज़्यादा याद होगा, ज़्यादा पढ़ेंगे याद कम होगा। इसीलिए पूरा याद करने की कोशिश कीजिए, पूरा तैयार करने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।